नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? तो चलिए फिर से आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, ठीक? तो अब इसमें देखेंगे हम सबसे पहले कि छंदों का गुरु किसको कहा जाता है? सबसे पहले छंदों का गुरु नाम से किस विद्वान को जाना जाता है? तो छंदों का गुरु नाम से जाना जाता है, आपने नाम सुना होगा निराला, ठीक? शॉर्ट में निराला कहते हैं, वैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। अच्छा, एक बात और कि छंदों का गुरु इनको किसने कहा? तो आपने एक और विद्वान का नाम सुना होगा, नामवर सिंह। नामवर सिंह जी ने निराला को, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को छंदों का गुरु कहा, ठीक है? तो आप लोग देखिए, अगर इसमें से कोई भी प्रश्न आपको समझ में ना आता हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझसे। और अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए, मुझको भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए बहुत अच्छी ऐसी ही सीरीज लाते रहूंगा, ठीक? तो अगला देखते हैं, निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज, व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। मैंने आपको बताया, हजारी प्रसाद द्विवेदी को शॉर्ट में मैं लिखता हूं एचपीडी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक? अब देखिए, चित्ररेखा और चित्रलेखा में अंतर, अंतर नहीं कि चित्ररेखा किसकी रचना है और चित्रलेखा किसकी रचना है, ठीक? तो चित्ररेखा आपने नाम सुना होगा, रामकुमार वर्मा, बहुत बढ़िया लेखक और आलोचक हैं। और चित्रलेखा है भगवती चरण वर्मा की, ठीक? आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो सीखिए, खूब मेहनत कीजिए और अपने लक्ष्य को हासिल कीजिए, ठीक? अब अगला देखेंगे, बिहारी को हिंदी साहित्य का चौथा रत्न किस विद्वान ने कहा? अच्छा, बिहारी को हिंदी साहित्य का चौथा रत्न, ठीक है? ये लगा लीजिएगा निशान, हिंदी साहित्य का चौथा रत्न किसने कहा? आपने नाम सुना होगा, लाला भगवान दीन। तो लाला भगवान दीन ने बिहारी को, बिहारी इनकी रचना क्या है? बिहारी सत्सई, 713 और 716, 719 में आप कंफ्यूज होते हैं, अभी बताऊंगा आपको। इनके दोहे और छंद करके ना आता है कुछ ऐसा, 713 आता है कहीं पर, 719 आता है, तो अभी आपको बताता हूँ। देखिए, देखते नहीं मेरे पास एक कवि की वाणी, कलाकार के हाथ, पहलवान की छाती और फिलोसफर के पैर हैं। ये पंक्तियां किसकी हैं? निराला की हैं, ठीक? ये आपको निराला यहाँ पर दिख भी गए हैं, मैंने लिख दिया था पहले से ही, अगर आपको आती थी तो ये अच्छी बात है। अच्छा, आपको जो जो क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें से आप कमेंट में भी बता सकते हैं कि हमने इतने क्वेश्चन सही करे, या इतने क्वेश्चन हमको आते थे, या इतने नहीं आते थे, ठीक है? अच्छा देखो, अब बिहारी सत्सई अभी बताया था ना, बिहारी की रचना है बिहारी सत्सई, इसको शक्कर की रोटी कहा जाता है। पहली बात तो ये कि बिहारी सत्सई को शक्कर की रोटी कहा जाता है, ठीक है? एक बात ये होगी। अब ये शक्कर की रोटी कहा किसने था? आपने नाम सुना होगा पद्म सिंह, पद्म सिंह शर्मा का, ठीक? ये है। अब देखिए, बिहारी सत्सई में क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं कि कभी इसमें आता है 719 और कभी आता है 713, ठीक? अब इसमें कहानी क्या है कि ये 719 तो छंद है इसमें, अब छंद दोहा रोला सोरठा आपने सुना ही होगा। अब 713 इसमें क्या है? दोहे, प्लस है इसमें सोरठे, ठीक? प्रश्न ऐसे आता है कि बिहारी सत्सई में कितने दोहे हैं? दोहे तो 713 हैं। अगर प्रश्न इस तरीके से आता है कि बिहारी सत्सई में कितने छंद हैं, तो 719 है। कैसे? 13 19, ठीक? सोरठे को भी तो छंद कहा जाएगा। छंद कितने हैं टोटल पूछेगा तो 719, और अगर पूछ लेता है आपसे कि इसमें कितने दोहे हैं, तो 713 दोहे हैं। अब क्या पता, ऐसा प्रश्न भी बन सकता है कि इसमें कितने सोरठे हैं, तो 19, 13 और 6 दिया होगा, और कुछ और ऑप्शन भी दे सकते हैं, क्योंकि देखिए, उत्तराखंड लेक्चरर का पेपर बहुत कठिन आने वाला है, आप लोग सरल मत समझिएगा, क्योंकि एक ही पेपर होगा, मतलब होने वाले तो दो पेपर है ना, कि डेढ़ डेढ़ सौ के 150 के दो पेपर होंगे, मगर उसमें प्रश्न बहुत बहुत ही अच्छे आने वाले हैं, मुझे लग रहा है जहां तक, ठीक?
आप लोग देख लीजिएगा, तो इस तरीके से प्रश्न पूछा पूछा जाता है और सब लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये 719 है या 713 है, क्या चीज है। ठीक है, मुझे लगता है जहां तक कि मैंने समझा पाया हूँ और आपको समझ में भी आ गया हो, तो शक्कर की रोटी समझ में आ गया आपको, और बिहारी सत्से में कितने छंद हैं, कितने दोहे हैं और कितने सोहटे हैं, ये भी समझ में आ गया होगा शायद, मुझे जहां तक ऐसा लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक। अब अगला प्रश्न है, महादेवी के काव्य में हमें छायावाद का शुद्ध रूप मिलता है, ये किसकी पंक्तियां हैं? ये एक राइटर हैं, विनय मोहन शर्मा। ठीक। ये राइटर हैं, इनका कथन है कि महादेवी के काव्य में हमें छायावाद का शुद्ध रूप मिलता है। ठीक है। अगला देखते हैं, जैनेन्द्र को भारत का मैक्सिकोर की, देखो प्रश्न इस तरीके से आ सकता है कि भारत का मैक्सिकोर की किसे कहा जाता है, तो जैनेन्द्र को कहा जाता है। ठीक। अब एक और प्रश्न बनता है कि किसने कहा, जैनेन्द्र को तो कहा जाता है भारत का मैक्सिकोर की, तो किसी ने तो कहा होगा, तो आपने नाम सुना होगा, बहुत अच्छे राइटर हैं प्रेमचंद, उन्होंने कहा था जैनेन्द्र को भारत का मैक्सिकोर की, बहुत इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं, और भारत का मैक्सिकोर की किसे कहता है, जैनेन्द्र को। अब देखिए, तरणी ये बड़ा है और ये तरणी में ई छोटा है। अब तो बड़ा वाला तरणी क्या होता है, जिसमें बड़ी ई लगा है, तो इसे तो नाव कहेंगे, नाव तो जानती हैं आप, तरणी का मतलब तारने वाली या तैरा के ले जाने वाली। ठीक। अब ये छोटे तरणी का जिसमें छोटी ई लगी होती है, इसे कहते हैं सूर्य। ठीक। मैं भी कंफ्यूज मत होना। देखिए, अब ये दो एक जैसी रचनाएं हैं, मगर एक है कविता, दूसरी क्या है, कहानी, ये भी याद रखना। तो मंत्र कविता किसकी है, आपने नागार्जुन नाम सुना होगा, इनकी है, और मंत्र कहानी किसकी है, प्रेमचंद, भी आपने नाम सुना होगा, यहाँ पर है। अगला देखिए, अंग अह को अयोगवाह किशोरीदास वाजपेयी ने कहा है। पहली बात तो अंग अह को अयोगवाह किसने कहा है, किशोरीदास वाजपेयी ने। ठीक। ये तो हो गई बात। अब इन्होंने किसमें कहा है कि ये अंग अह अयोगवाह है, तो इनकी पुस्तक का नाम था हिंदी शब्दानुशासन। आप जानते होंगे हिंदी शब्दानुशासन। हिंदी शब्दानुशासन किसकी रचना है, सूर्यदास वाजपेयी की। ये भी रचना ऐसे भी याद कर सकते हैं ना, कितने प्रश्न बन सकते हैं एक ही प्रश्न से। अंग अह को अयोगवाह कहा जाता है, ये भी आप लोग याद कर लेना। किसने कहा, किशोरीदास वाजपेयी ने कहा, और किसमें कहा, हिंदी शब्दानुशासन की जो पुस्तक थी उसमें कहा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, सूरदास ने किस रचना में अपनी वंशावली का वर्णन करते हुए चंद बरदाई को अपना वंशज बताया है। देखो, इसमें कितने प्रश्न बन सकते हैं कि बरदाई सूरदास के वंशज चंद बरदाई हैं, पहली बात तो ये। और किस पुस्तक में वंशावली का वर्णन करते हुए चंद बरदाई को अपना वंशज, किस रचना में या किस पुस्तक में कह सकते हैं, तो आपने सूरदास की रचना सुना होगा, उसका नाम साहित्य लहरी। ठीक है, साहित्य लहरी में इन्होंने कहा है कि चंद बरदाई पूरा नहीं लिखा है, चंद लिखा है, चंद को अपना वंशज कहा है, मगर मानते हैं कि चंद बरदाई वो ही है, चंद वो ही है, चंद बरदाई। ठीक। अब देखिए, अब जीवा के आधार पर स्वरों का स्थान, आपने सुना होगा ना, अग्र स्वर है, मध्य स्वर है, पश्च स्वर है, जीवा के आधार पर बताइए। तो इसकी ट्रिक है, ट्रिक क्या है कि आ ओ उल्लू पीछे पीछे, पीछे पीछे का मतलब है पश्च, इतना याद कर लेना। आ ओ से क्या है, इसमें होगा आ ओ औ, और उल्लू से क्या होता है, ऊ से उल्लू, ऊ से ऊ। इतने स्वर किससे बोले जाएंगे, जो जीवा, देखिए जीवा मैंने बनाई है जीवा के पश्चिम भाग से। ठीक है, कौन से, ये वाले स्वर बोले जाएंगे जीवा के पश्चिम भाग से, आओ उल्लू पीछे पीछे। अब आपको याद रखना है कि मध्य भाग से सिर्फ एक स्वर बोला जाता है, वो ओ है। अब ये पश्चिम भाग से बोले गए आ ओ उ औ उ उ। ठीक। अब अग्र भाग से जो भी बचते हैं वो अग्र भाग से बोले जाएंगे, जैसे ई, और क्या बचा, ए, री, री ए ऐ। ठीक है, इतने बोले जाएंगे कहां से, अग्रभाग से। मध्य से बोले जाएंगे, देखो इतना याद करना है आपको, आओ उल्लू पीछे पीछे, तो आ ओ औ
उ ये बोले जाएंगे पश्च से। पीछे पीछे का मतलब पश्च से याद कर लीजिएगा, और मध्य से याद कर लीजिएगा कि सिर्फ मध्य से बोला जाता है। री ई ई ए ऐ ये किससे बोले जाएंगे? अग्रभाग से। इसके जीवा के, जीवा के आधार पर अगर पूछा जाता है तो। मैंने इससे पहले भी आपको बताया है कि स्वरों को या वर्णों को किस तरीके से मुख द्वार के आधार पर कैसे बोला जाता है। मैंने आपको ट्रिक भी लिखाई थी कि अका विसर्ग कंठाराम इचियस भी है तालुराम नृतस से जानो मूर्धाजी। नृतस पुकारे दंत जी उपाते हैं उष्ट में केवल व दंतुष्ट में ए कहे कंठालु और है कंठोष्ट में। नासिका से पंचमाक्षर जीवा रहे प्रकोष्ठ में। आप लोग भी याद कर लेना इसको, बहुत ही अच्छी कविता जैसी है और इसमें सारे वर्णों के बारे में बताया गया है। ठीक है, अब देखते हैं। देखिए ये जो कृति लिखा हुआ है, जो छोटी ई आया है ना ती में, कृति का मतलब होता है कोई भी रचना को हम कृति कहते हैं ना। कृति, इनकी रचना, किसी की भी रचना को कृति कहते हैं। अब जो बड़ी ती आता है आएगा तो कृति, इसको क्या कहेंगे? निपुण। किसी चीज में निपुण या दक्ष कहते हैं, किसी चीज में दक्ष या किसी चीज में कुशल। ठीक, ये दिल बनी है। चलिए इतनी बात है। अब देखिए, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को। ये पंक्तियां से पहले मैंने बताया था रामानंद जी की हैं, लगती हैं कबीरदास की, है रामानंद की। और ये अपनी किस रचना में उद्धृत है? मतलब ये जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को ही, ये पंक्तियां रामानंद जी की हैं। पहली बात तो है, दूसरी बात की किस रचना में उद्धृत है? आपने रामानंद जी की रचना राम रक्षा स्रोत नाम सुना है? तो राम रक्षा स्रोत रामानंद जी की रचना है, इसमें ये पंक्तियां, इससे पंक्तियां इसमें उद्धृत हैं। ठीक, अब देखो, शुक शुक शुकी संवाद किस ग्रंथ में हुआ था, या किस ग्रंथ को शुक शुकी संवाद भी कहा जाता है? तो पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद भी कहा जाता है। या इसमें सुख सुखी संवाद हुआ था। सुख मतलब क्या? सुख मतलब होता है तोता, तोता तोती का संवाद। ठीक, अच्छा, इसको पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद किसने कहा था? एचपीडी। आप लोग याद कर लीजिएगा, एचपीडी मैं शॉर्ट में किसको लिखता हूँ? हजारी प्रसाद द्विवेदी को। ठीक है, अब देखिए, भृंग भृंगी संवाद किस ग्रंथ को कहा जाता है, या किस ग्रंथ में भृंग भृंगी संवाद है? भृंग मतलब होता है भंवरा। ठीक है, ये भी याद रखना, भृंगी भंवरी। तो ये भृंग भृंगी संवाद किसको कहा जाता है? कीर्ति लता को। ठीक, इसमें भृंगी भृंगी संवाद हुआ था, तो कीर्ति लता को भृंग भृंगी संवाद भी कहते हैं। ठीक, अच्छा, कीर्ति लता का एक और नाम था, इसको कहा जाता था पुरुष कहानी। पुरुष कहानी भी कहा जाता है इसको, कीर्ति लता को। ठीक, तो ये पुरुष कहानी किसने कहा था? विद्यापति ने, स्वयं विद्यापति ने इसको पुरुष कहानी कहा था। विद्यापति ने, इसने इसकी रचना की है कीर्ति लता, इन्होंने ही इसको पुरुष कहानी कहा था। तो थैंक यू सो मच।